अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं हमारी मिनी सीरीज सिलसिला है मिशन मारखोर का। साबका एक साथ सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करें। शुक्रिया। कैप्टन जावेद के सामने एक बड़े नक्शे पर लकीरें लगाकर इसे कर्नल साहब ने ग्यांगला की पोजीशन समझा दी। 19,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ इस दर्रे के दोनों पहलुओं में 21,000 और 23,000 फुट बुलंद चोटियां थीं। ग्यांग और सियाचिन के दरमियान 18,000 फुट ऊंचा पहाड़ हायल था और इस दर्रे से सियाचिन तक का सफर बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई देता था। ये रास्ता बहुत दुश्वार गुजार है, लेकिन तुम्हें ये मंजिल सर करनी है। तुम्हें इस रास्ते से सियाचिन ग्लेशियर तक जाना है, क्योंकि इस ग्लेशियर के जनूबी किनारे पर भारतीयों का बेस कैंप जिंग रुल्मा है। कैप्टन जावेद, याद रखना कि इस रास्ते पर उठने वाला तुम्हारा और तुम्हारे जवानों का हर कदम भारतीयों को मौत के नज़दीक कर देगा। मेरे अजीज कमांडोज की अजीम रिवायात को जिंदा कर दो और अल्लाह का नाम लेकर चलते चले जाओ। अगर हम दुश्मन को ये सरप्राइज देने में कामयाब रहे और इसके सर पर हमने अपनी पोस्ट कायम कर ली, तो इसका बेस कैंप बिल्कुल गैर महफूज हो जाएगा। हमें दुश्मन को बर्फीली कब्र में कैद करने का हुक्म मिला है और इस हुक्म की तामील होनी चाहिए। दुश्मन ने मामूली जुर्म नहीं किया, इसने हमारी सरहदों का तकद्दुस पामाल किया है और कुदरत ने दुश्मन के इस गुनाह का हिसाब चुकाने के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। जाओ मेरे अजीज, ग्लेशियर्स के जनूबी किनारे पर अपनी मजबूत पोस्ट को कायम करो। तुम्हारे ताक़ुब में एसएसजी की दूसरी प्लाटून अब से 5 घंटे बाद रवाना की जाएगी, लेकिन इस सारी कामयाबी का दारोमदार तुम पर है। याद रखना, जिंग रुल्मा की तरफ किसी भी मुमकिन कार्रवाई की सूरत में बिलाफुनला और सियाला में तमाम इंडियन पोस्टों तक सियाचिन ग्लेशियर पर से गुजरने वाले रास्ते तुम्हारी गनों की जद में आ जाएंगे। अल्लाह तुम्हारा हामी व नासिर हो। कर्नल साहब ये कहकर बाहर आ गए। कैप्टन जावेद और इसकी कंपनी के 20 जवान, जिनमें 4 नॉन कमीशन्ड ऑफिसर भी शामिल थे, कमरे के बाहर इनके मुंतजिर थे। जावेद ने चंद सानिये के लिए अपनी आंखें बंद की, अपने आप को यकीन दिलाया कि वाकई इसे पाकिस्तान आर्मी और अल्लाह ताला ने एक अजीम एजाज से नवाजने के लिए मुंतखब कर लिया है, और दूसरे लम्हे वो बाहर आ गया। दस्ता तैयार है सर। सूबेदार इनायतुल्लाह ने सीना तान कर एड़ियां बजाईं। इनसे चंद कदम के फासले पर पाकिस्तान आर्मी के 20 कमांडोज तन कर खड़े थे। इनकी आंखों और दिलों में दूर अंदर तक झांका तो इसे दूर दूर तक खौफ का साइबा दिखाई नहीं दिया। इन जवानों की आंखों में दुश्मन के लिए नफरत और गुस्से के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तमाम जवानों के सामान्य हर्ब व ज़र्ब का जायजा लिया। जवानों को न सिर्फ अगले 2 से 3 रोज के लिए ज़ादिरा साथ रखना था, बल्कि 2 भारी मशीन गनें भी वो साथ ले जा रहे थे। लाइट नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवानों की एक टीम इनके लिए तोपें लेकर मकामी पोर्टर्स और खच्चरों की मदद से इनके पीछे पीछे आने की तैयारियां कर रही थी। उम्मीद की जा रही थी कि इस इलाके के मौसम से कदरे मिजाज आशना नॉर्दर्न इन्फेंट्री के जवान आर्मी की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। इन जवानों के कुछ फासले पर एसएसजी की एक और कंपनी कैप्टन नवीद की कमान में तैयार खड़ी थी, जिसे कैप्टन जावेद के अकब में रवाना किया जाना था। कैप्टन जावेद और इनके जवानों को हर अव्वल दस्ते की हैसियत से आगे रवाना किया जा रहा था। इन्हें एक अंधी खाई की तरफ ये मिशन देकर धकेला जा रहा था कि वो न सिर्फ अपने टारगेट तक पहुंचे, बल्कि पूरे इलाके का सर्वे करके अपने अकब में आने वाले जवानों के लिए महफूज रास्तों का खोज भी लगाएं। कैप्टन जावेद न सिर्फ बेहतरीन कमांडो बल्कि बेहतरीन कोपैमा भी थे। इन्होंने माजी में 2 मरतबा इन इलाकों में खतरनाक पहाड़ी चोटियां सर की थी, इसलिए इन्हें यह मुहिम सौंपी गई थी। एक मॉनिटर की हैसियत से इसके मुताले ने इसे बता दिया था कि ग्यांगला की हैसियत सियाला और बिलाफुनला से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। सियाला और बिलाफुनला तक ग्लेशियर पर कदीमी रास्ते मौजूद हैं, क्योंकि 18वीं सदी में इन दर्रों तक बहुत से गैर मुल्की सयाह आते रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी ने इन कदीम रास्तों का खोज लगाकर ही इन्हें अपनी राह गुजर बनाया था। लेकिन यहाँ तो मामलात ही बिल्कुल मुख्तलिफ थे। ग्यांगला और इससे मुल्हिका यरमाला के दुश्वार गुजार और नाकाबिल उबूर रास्तों की तरफ शायद ही माजी में किसी मुहिम जू ने जाने की हिम्मत की थी। इसलिए यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने न सिर्फ रास्ते खोजने थे, बल्कि इन्हें तराशना भी था, और फिर इन्हीं रास्तों पर सफर करते हुए इनके हमराहियों ने इन तक पहुंचना था। कैप्टन जावेद ने अपने पास मौजूद एक नक्शे पर ग्लेशियर के जनूब मशरकी धाने पर इस खास एरिया को अपना टारगेट बनाया हुआ था।
جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق بھارتیوں کا انتظامی کیمپ زنگرولما بمشکل 6-7 کلومیٹر دور تھا، اور اس دہانے پر اگر وہ مورچہ بند ہو جاتے تھے تو بھارتیوں کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔ اس نے اپنے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاکستان آرمی نے کس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں یاد دلایا کہ وہ پاکستان آرمی کے مایہ ناز کمانڈوز ہیں جنہیں اپنی عظیم روایت کو زندہ رکھنا ہے۔ سب نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا میں یہاں موجود تمام زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے درخت، پہاڑ اور فضائیں بھی شامل تھیں۔ اس روز مدت بعد لوگوں نے آسمان پر سورج کو اپنی آب و تاب سے چمکتے دیکھا۔ شاید اللہ کے ان پراسرار بندوں پر سورج اپنی توانائیاں نچھاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ شمال کے سمت سے مسلسل چلنے والی برفیلی ہوا نے ان کے چہروں اور آنکھوں کے بھرپور بوسے لیے تھے۔ ناردرن انفینٹری کے حوالدار حافظ عبدالرحمان نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی زر بختر پہنچا دی۔ اب وہ آسمانی اور زمینی شدائد سے لاپرواہ اور بے فکر ہو گئے تھے۔ فرتے جذبات سے بے قابو کرنل صاحب نے کپتان سے لے کر اس کے قافلے کے ہر جانباز کو باری باری اپنے سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں میں سمو لیا تھا۔ ان کی کمپنی کے باقی ساتھی ان سے باری باری بغل گیر ہو کر ان کی خوش بختی پر انہیں مبارکباد سے نواز رہے تھے۔ فضائیں دست بدعا تھیں۔ اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ کا نعرہ مستانہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور وہاں موجود ہر ذی شعور نے پھیپھڑوں کی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ انہی فلک شگاف نعروں کے جھلو میں SSG کے جانباز اپنے مختصر زادِ راہ، نامکمل سامان، انتہائی نامساعد حالات لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ جانب منزل رواں دواں ہوئے۔ کیپٹن جاوید ان شیر دل غازیوں کی کمان کر رہے تھے۔ وہ SSG کی روایت کے مطابق سب سے آگے تھے۔ جوانوں نے 5-5 کی ٹولیوں میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کمر سے بندھے نائلن کے مضبوط رسے سے باندھ لیا تھا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا اور 40 گھنٹے کی طویل اور جان لیوا ریاضت کے بعد منزل مقصود پر پہنچنا تھا۔ غازیان صف شکن کا قافلہ رواں دواں تھا۔ وہ جس زمین پر سفر کر رہے تھے، اس زمین نے صدیوں سے انسانی قدموں کی دھمک محسوس نہیں کی تھی۔ یہاں کے پہاڑوں کے لیے انسان اور چرند پرند بالکل اجنبی تھے، لیکن انہوں نے غازیوں کی آمد کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اپنی تربیت اور ذہانت کے بل بوتے پر کیپٹن جاوید اس قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے 4 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے آگے مسلسل چلنا جوانوں کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ 4 گھنٹے بعد جوانوں کو پہلا پڑاؤ نصیب ہوا۔ انہوں نے پانی کے 2 گھونٹ پیے اور گولیاں بھی کھائیں۔ یہ گولیاں انہیں ڈاکٹر صاحب نے اس سخت ہدایت کے ساتھ دی تھی کہ اگر انہیں ضرور استعمال کرنا ہے تو کیپٹن جاوید نے بطور خاص یہ کہا تھا کہ ہر جوان کو اپنی نگرانی میں یہ 2 گولیاں کھلائیں۔ آدھے گھنٹے تک یہاں سستانے اور تھوڑا سا منجمد کھانا کھانے کے بعد وہ پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اگلے 6 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتے رہے۔ ان کے جذبے ضرور جوان تھے، ان کے عزائم ضرور ناقابل تسخیر تھے، لیکن گوشت پوست اور ہڈیوں کے مرکب وہ کمانڈوز بہرحال جیتے جاگتے انسان تھے۔ ان کا مقابلہ پتھریلے پہاڑوں اور منجمد برفانی قبرستان سے آن پڑا تھا، جنہوں نے آج سے پہلے انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ان کے پاؤں کی انگلیاں مسلسل حرکت کے باوجود سن ہو رہی تھی۔ کمر پر لدے بوجھ کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کندھوں پر موجود کینوس کی مضبوط پٹیاں ان کے جسم میں اتر رہی تھی۔ چند قدم چلنے پر سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ برفیلی ہوا نیزے کی انی کی طرح ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ اپنی دانست میں انتہائی گرم کپڑے پہنے ان کمانڈوز کو یوں لگتا تھا جیسے برف باری میں وہ ننگے جسم کے ساتھ چل رہے ہوں، گو کہ ان کے جسم کا ہر قابل ذکر حصہ گرم کپڑوں میں چھپا تھا، لیکن برفیلی ہوا کپڑوں سے گزر کر جسم میں سرایت ہوتی اور انہیں اپنا خون منجمد ہونے کا احساس دلاتی۔ کیپٹن جاوید جب دیکھتا کہ کسی جوان کی حالت انتہائی بگڑنے لگی تو اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا، اس کے ساتھیوں کو ہدایت کر دیتا کہ وہ اسے اپنے درمیان میں رکھ کر اس کے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس 40 گھنٹے کے طویل سفر کے لیے صرف 2 کیروسین آئل کے کین تھے، اس سے زیادہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیپٹن جاوید نے ان دونوں جیری کین کو ابھی بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ 20 گھنٹے کی جان لیوا مسافت کے بعد اس نے پہلی مرتبہ ایک پہاڑی درے میں قدرے محفوظ جگہ تلاش کرنے کے بعد صوبیدار صاحب سے کہا تھا کہ
कि वो एक चूल्हा जलाकर पैकेटों में जमी हुई यखनी जवानों को गर्म करके पिला दें। आधे घंटे की मुशक्कत के बाद वो इस मुंजमद यखनी को बमुश्किल पिघलाने में कामयाब हुए। तमाम जवानों को आधा आधा मग पिलाने के बाद कैप्टन जावेद ने आधा मग अपनी हलक में उंडेला और वो अपने पास मौजूद चॉकलेट अपने मुंह में रखने के बाद दोबारा सोए मंजिल गामजन हुए थे। इस दौरान कैप्टन जावेद का राब्ता हेडक्वार्टर से मुसलसल कायम था। इनकी तरफ से जाने वाली हर कामयाबी की खबर बेस कैंप में मौजूद इनके साथियों के हौसले दो चंद कर जाती। कैप्टन जावेद ने इस बात का बखूबी अंदाजा लगा लिया था कि इनके बेशतर जवानों की हालत नाकाबिले यकीन हद तक बिगड़ चुकी है और ऐन मुमकिन है कि 22,000 फुट की बुलंदी पर जहां उन्होंने अपनी पोस्ट कायम करनी थी वो ज्यादा देर तक जिंदा भी ना रह सकें। लेकिन इसने अभी तक बेस कैंप को सब अच्छे की रिपोर्ट ही दी थी। इनकी तरफ से ग्यांगला के नजदीक पहुंचने की खबर मिलने पर अलबत्ता नॉर्दर्न लाइट इन्फिनिटी की एक कंपनी को इनके ताक़ुब में रवाना कर दिया गया था। इस कंपनी के साथ एक डॉक्टर को बतौर खास भेजा गया, जबकि इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए कुछ अद्वियात कैप्टन जावेद के साथ ही अपने साथ लेकर आए थे, जो अब कम पड़ती जा रही थी। इस इलाके में हाइकिंग करने की वजह से इसे कुछ आशनाई जरूर हासिल थी और इसी आशनाई के बलबोते पर इसने अंदाजा लगाया कि अब वो मंजिल के नजदीक पहुंच गए हैं। 40 घंटे की यह मुसाफत उन्होंने हैरत अंगेज तौर पर 35 घंटे में तय कर ली थी। लेकिन मंजिल पर पहुंचने के फौरन बाद सूबेदार इनायतुल्लाह ने जवानों से मुतालिक जो रिपोर्ट दी वो बड़ी शदीद तशवीशनाक थी। एक लांसनाइक और 2 जवान शदीद जख्मी और बीमार थे। गो कि वो सब बारी बारी एक दूसरे से भारी सामान मुंतकिल करते यहाँ तक आए थे। इन तीनों की कमर से खून बहकर कपड़ों पर जम चुका था। लेकिन क्या मजाल जो अज़्म अमल के इन पैकरों ने एक लम्हे के लिए भी अपने जख्मों की खबर अपने साथियों को होने दी। जब वो 20,000 फुट की बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर रहे थे तो एक कदरे महफूज तोदे की आड़ में इन्होंने नायलन और कैनवस का मजबूत खेमा नस्ब करके अंदर दोनों चूल्हे रोशन किए तो कैप्टन साहब के इल्म में ये बात आई। इनके दिल में अपने जवानों के लिए पहले से मौजूद एहतराम कई गुना बढ़ चुका था और इन्हें अब यकीन होने लगा था कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें शिकस्त नहीं दे सकती। तीनों जवानों को इन्होंने औंधे लिटाकर इनके पास मौजूद 6-7 कंबल डाल दिए थे। इब्तदाई तौर पर दर्द और बुखार को रोकने के लिए कुछ गोलियां इन्हें खिलाकर कैप्टन जावेद ने जवानों को खाना बनाने के लिए कहा। ये खाना वो टीन के डब्बों में अपने साथ लेकर आए थे, लेकिन ये बात अलग के इन डब्बों में मौजूद खाना मुंजमद हो चुका था। इनके पास मौजूद पानी भी बर्फ बन चुका था और अब इन्हें पानी पीने के लिए भी गर्म करना पड़ता था। इनकी जिंदगियों का इन्हिसार यहाँ तक पहुँचने वाली कुमक पर ही था, जिसका कुछ अंदाजा नहीं था कि वो कब इन तक पहुंचेगी। अपने वायरलेस सेट पर कैप्टन जावेद ने जब बेस कैंप को इत्तला दी कि उन्होंने चोलांगला में 20,000 फुट की बुलंदी पर अपनी पोस्ट कायम कर ली है तो कर्नल साहब फौरन सजदा शुक्र अदा करने लगे। तमाम जवानों में नाकाबिले बयान खुशी की लहर दौड़ गई थी। ब्रिगेडियर साहब ने सवाल किया कि जवानों का क्या हाल है, जिस पर कैप्टन ने कहा कि सर 3 जवान शदीद जख्मी और बीमार हैं, अद्वियात खत्म हैं, केरोसिन ऑयल अगले 2 घंटे बाद खत्म हो जाएगा। कैप्टन जावेद के लिए अब कुछ भी छुपाना आर्मी रूल्स की खिलाफ वर्जी समझा जाता। ओके, डटे रहो, हम हेलीकॉप्टर भेजने की कोशिश करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने इसका हौसला बढ़ा दिया। कैप्टन जावेद समेत किसी भी जवान की जिस्मानी हालत ठीक नहीं थी। ऊंचाई और ऑक्सीजन की कमी की वजह से इनके सर में मुसलसल दर्द हो रहा था और वो सर दर्द के लिए मुसलसल गोलियां इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन क्या मजाल जो शुजात और वफा के इन पैकरों ने एक लम्हे के लिए भी किसी किस्म का शिकवा किया हो। वो सब अपने फराइज और ड्यूटी की अहमियत को बखूबी जानते थे। इन्होंने 2 रातों के मुसलसल सफर के बाद अपनी मंजिल पाई थी और अब कैप्टन जावेद के हुक्म पर तमाम जवान खेमे में आराम करने लगे थे, जबकि कैप्टन जावेद आंखों से दूरबीन जमाए एक पत्थर पर बैठा हुआ था और पोस्ट के दोनों अतराफ उन्होंने जो 2 मशीन गन्ने नस्ब की थी 4 जवान इन पर ड्यूटी दे रहे थे। सूरज ने बर्फ की चादर से अपना पूरा चेहरा बाहर निकाल रखा था और कैप्टन जावेद अपनी आंखों से दूरबीन जमाए उस पहाड़ को देख रहा था जिसकी दूसरी तरफ भारतीयों का बेस कैंप था। अचानक ही इसकी आंखों ने पहाड़ के अकब से एक देवहेकल हेलीकॉप्टर को बुलंद होते हुए देखा। ये भारतीय हेलीकॉप्टर लामा था जो मामूल की परवाज के लिए उड़ा था। शायद इसे इस इलाके के सर्वे के लिए उड़ाया गया था। ये पोस्ट ऐसी जगह कायम की गई थी जहां हेलीकॉप्टर के जरिए इंडियन आर्मी की लैंडिंग नामुमकिन थी, लेकिन कैप्टन जावेद ही क्या इसके तमाम साथी भी ये बात अच्छी तरह समझते थे कि इनकी पोस्ट इतनी ज्यादा महफूज नहीं कि दुश्मन को दिखाई ना दे सके। हेलीकॉप्टर गनशिप था। कैप्टन जावेद का माथा फौरन ठनका।
गेट अप। इसने फौरन अपनी अकब में गार्ड ड्यूटी पर मौजूद हवालदार से कहा, जिसने एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर खेमे में सर्दी से करवटें बदलते अपने साथियों को खबरदार कर दिया। दूसरे ही लम्हे तमाम कमांडोज खेमे के बाहर थे। चूल्हा बुझाकर इन्होंने सूबेदार इनायतुल्लाह के इशारे पर वह मुश्किल 2 मिनट खेमे में गुजार कर इस तरह लपेट दिया था कि वो दूर से दिखाई ना दे, जो खुद पहले से मुंतखब जगहों पर मुंतकिल हो गए थे। तीनों जख्मियों को कैप्टन जावेद की हिदायत पर इसके साथियों ने बर्फीली चोटियों पर इस पोस्ट के सबसे महफूज कोने में बिठाकर इन पर इस तरह कंबल डाल दिए थे कि इनका जिस्म मुकम्मल कैमोफ्लाज हो जाए। हेलीकॉप्टर पर कोई फायर नहीं होगा जब तक मैं इशारा ना करूं, ये कहकर कैप्टन जावेद ने जकन भरी और एक बड़े पत्थर की ओट में बैठकर हेलीकॉप्टर पर नजरें जमा ली। अब हेलीकॉप्टर इतना नजदीक आ गया था कि इसके इंजनों की आवाज इन्हें साफ सुनाई देने लगी थी। कमांडो सांस रोके अगले हुक्म के मुंतजिर थे। कैप्टन जावेद को इस तल्ख हकीकत का शिद्दत से इदराक था कि बर्फ के इस दोज़ख में वो इस हेलीकॉप्टर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनके पास मामूल का असलहा था या फिर 2 मशीन गन्नें जिनसे आम हालत में फायरिंग करना इनके लिए कतई नामुमकिन था। सिर्फ एक ही सूरत थी कि गनशिप हेलीकॉप्टर इनकी मुकम्मल रेंज में आ जाए और वो फिर इसे मार गिराएं। हेलीकॉप्टर इनके सामने कदरे बुलंदी पर आ चुका था। अभी तक इसके पायलट ने शायद कोई गैर मामूली नकलो हरकत नोट नहीं की थी, लेकिन अचानक ही इसने अपना रुख बदला और वो सीधा इनकी तरफ आने लगा। कैप्टन जावेद ने अपने दाएं हाथ पर मौजूद मशीन गन पर बैठे सूबेदार इनायतुल्लाह को इशारे से तैयार रहने के लिए कहा और अपनी गन इसकी तरफ सीधी कर ली। शायद हेलीकॉप्टर का पायलट अपने शक की तस्दीक करने आ रहा था और इससे पहले वो कुछ करने के लायक हो, कैप्टन जावेद ने कुछ कर गुजरने का फैसला कर लिया। हेलीकॉप्टर इनकी नजरों के सामने इनके सरों से बमुश्किल 30 से 40 फुट दूर था। पायलट को अपने शक की तस्दीक हो गई थी। इसने अफरा तफरी में ही इन पर फायरिंग शुरू कर दी थी, क्योंकि इसकी चलाई हुई गोलियां इनसे कुछ फासले पर बर्फ में धंस गईं। इससे पहले कि वो अपना चक्कर मुकम्मल करता, अचानक ही सूबेदार इनायतुल्लाह ने अपनी गन सीधी की और पहले से साइट में आए हुए हेलीकॉप्टर पर गोलियों की बारिश कर दी। दूसरे कोने पर कैप्टन जावेद ने भी एक लम्हे का तवक्कुफ किए बगैर हेलीकॉप्टर के बाएं पहलू को एक साइट में लिया और मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। दोनों की चलाई गई तमाम गोलियां हेलीकॉप्टर पर लगी थीं और बिल्कुल यूं जैसे किसी माहिर निशानाबाज ने अपनी मर्जी के टारगेट मुंतखब करके वहां फायरिंग की हो, क्योंकि हेलीकॉप्टर का पायलट इन्हें मुंह के बल सामने गिरता नजर आया। कैप्टन जावेद ने देखा कि गोलियां सामने की स्क्रीन तोड़कर पायलट के मुंह और सीने में लगी थी, जबकि सूबेदार इनायतुल्लाह की गोलियों ने इसकी टंकी उड़ा दी। खैरियत गुजरी कि हेलीकॉप्टर इनके सरों से काफी ऊपर गुजरता हुआ आगे जा चुका था, लेकिन इसके जोरदार धमाके से फटने और ग्लेशियर पर बिखरने का मंजर उन्होंने अपनी आंखों से देखा। फर्ते मसरत और जोश गजब से इन सब की हालत दीदनी हो रही थी। तमाम जवान पूरी कुव्वत से अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। वायरलेस सेट से ब्रिगेडियर साहब ने फायरिंग की आवाजें सुनी थी और सेट ऑपरेटर हवालदार खान इन्हें एक एक लम्हे की रिपोर्ट कर रहा था। भारतीय हेलीकॉप्टर को इसके पायलट समेत जहन्नुम रसीद करने के बाद कैप्टन जावेद ने खुद सारी रिपोर्ट ब्रिगेडियर साहब को दी तो फर्ते मसरत से इनका चेहरा तमतमाने लगा। उन्होंने अपने नजदीक मौजूद कर्नल साहब और दूसरे अफसरान तक ये खुशखबरी मुंतकिल की और सारा कैंप अल्लाह अकबर के नारों से गूंजने लगा। भारतीय फौज से इसकी जारहियत की पहली कीमत पाकिस्तानी कमांडोज ने वसूल कर ली थी। जिंगरोलमा में मौजूद कर्नल कुमार को पायलट की तरफ से कुछ मशकूक नकलो हरकत का पैगाम मिला, जिसके बाद पायलट ने तस्दीक की और फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी। इसके बाद इनका राब्ता टूट गया, लेकिन फायरिंग और धमाके की जोरदार आवाजें इन्होंने अपने कानों से सुन ली थी, क्योंकि हेलीकॉप्टर का रेडियो मुसलसल ऑन रहा। इसे ये अंदाजा लगाने में कतई देर नहीं लगी कि इनका हेलीकॉप्टर अपने पायलट समेत जहन्नुम रसीद हो चुका है। कर्नल कुमार को यकीन नहीं आ रहा था कि इतनी जल्दी चोलोंगला में पाकिस्तानी पहुंच सकते हैं। ये तो इस ग्लेशियर का दुश्वार तरीन इलाका था और यहाँ दुश्मन की मौजूदगी का मतलब था इनकी तबाही। इस इलाके को पाकिस्तान फौज के लिए दुश्वार गुजार जानकर ही उन्होंने अपना बेस कैंप इस तरफ बनाया था। एक लम्हे के लिए तो वो हिलकर ही रह गया। इसे समझ नहीं आ रही थी कि इनका वास्ता इंसानों से पड़ा है या जिन्नों से, जो हमले के दूसरे ही दिन यहाँ मौजूद थे। इसने खुद इस एरिया में रैकी की थी। यहाँ 15 दिन गुजारने के बाद इसने खतरनाक तरीन इलाके को भारतीय बेस कैंप के लिए मुंतखब किया, लेकिन यहाँ मामला उल्ट ही हो रहा था। बादल नखास्ता इसने ये इत्तला जनरल चिबर तक पहुँचा दी। ओ नो,
बे साख्ता जनरल चिबर के मुंह से निकला। इसे भी पहले तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तुम्हें यकीन है कि इसे फायरिंग से गिराया गया है, कोई और वजह तो नहीं? जनरल चिबर ने गुस्से से होंठ चबाते हुए कहा। सर, मेरा भी यही गुमान है। फायरिंग की आवाजें साफ सुनाई दी हैं। मेजर सिंह हमारा बेहतरीन पायलट था सर, इसके लिए ये इलाका भी अजनबी नहीं था। हमारे पास सारी गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग मौजूद है, कर्नल कुमार ने कहा। जनरल चिबर ने कहा कि ओके, मुझे सुनाओ। कर्नल कुमार ने ऑपरेटर को इशारा किया, जिसने एक बड़ी टेप पर लगी नंबरिंग को आगे पीछे करने के बाद टेप का बटन ऑन किया। मेजर सिंह की आवाज नुमायां थी। इसने पहले कुछ शक का इजहार किया और कहा था कि वो टारगेट को करीब से देखने जा रहा है। फिर इसकी आवाज सुनाई दी कि इसने टारगेट को देख लिया है और अब इन पर फायरिंग करने की इजाजत मांगी। कर्नल कुमार की तरफ से इजाजत मिलने पर इसने फायरिंग की और चंद सानिये बाद ही इन्हें हैवी मशीन गन की फायरिंग की आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मेजर सिंह की तरफ से बमुश्किल एक मर्तबा SOS की आवाज सुनाई दी और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। डैम इट! जनरल चिबर गुस्से से चीख उठा। इसने खा जाने वाली नजरों से कर्नल कुमार की तरफ देखा, जो जनरल से नजरें चुरा रहा था। कर्नल, ये कैसे मुमकिन है? वो लोग यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं? तुम्हारी रिपोर्ट्स? इसने बात अधूरी छोड़ दी। सर, मेरी रिपोर्ट्स की तस्दीक दुनिया का हर वो शख्स कर सकता है जिसने ये इलाका देखा हो। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ कि गुज़श्ता 200 साल से किसी सयाह ने इस इलाके की तरफ आने की हिम्मत नहीं की जहाँ से हेलीकॉप्टर पर फायरिंग हुई है। तो तुम्हारे ख्याल में क्या वो इंसान नहीं? जनरल चिबर ने तंजिया लहजे में कहा। बज़ाहिर तो यही लगता है सर, कर्नल कुमार ने संजीदगी से जवाब दिया। हे भगवान! जनरल चिबर ने गुस्से से हाथ में पकड़ी छड़ी सामने दीवार पर मारी और कमरे के एक कोने में लटके बड़े नक्शे के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो जानता था कि इसमें कर्नल कुमार का कोई कसूर नहीं। उन्हें इंडियन इंटेलिजेंस ने भी रिपोर्ट दी थी कि पाकिस्तानी फौज के लिए इन इलाकों खुसूसन इस महज पर पहुंचना नामुमकिन है। शदीद मौसमी अजाब इन्हें रास्ते में ही मार डालेगा, क्योंकि इस खतरनाक मौसम और माहौल का मुकाबला करने के लिए इनके पास मुनासिब लिबास ही मौजूद नहीं, और इतनी ऊंचाई पर तो किसी जी होश का मुनासिब लिबास के बगैर जिंदा रहना भी मौजज़ा ही हो सकता है। बहरहाल वजह कुछ भी रही हो, ये तल्ख हकीकत अपनी जगह कायम थी कि पाकिस्तानी फौज इनकी मुनासिब पजीराई के लिए वहां पहुंच चुकी थी। GHQ में इस मुहिम जुई के मुखालिफिन इनके खिलाफ तूफान उठा सकते थे और बहुत कुछ हो सकता था। उन्हें कुछ न कुछ करना था फौरन, और अभी इन्हें कुछ कर गुजरना था। जनरल चिबर जानता था कि अगर पाकिस्तानी फौज ने यह मौजज़ा करके दिखा ही दिया है और वो लोग चोलांगला तक पहुंच चुके हैं, तो बमुश्किल 8-10 जवान की कोई रैकी या फिर इनका हर अव्वल दस्ता ही यहाँ तक पहुंचा होगा। पाकिस्तानी इलाके से हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ फौज नहीं उतारी जा सकती, और ना ही पाकिस्तान के पास भारत की तरह बारबरदारी वाले इतने मजबूत हेलीकॉप्टर्स मौजूद थे। ये लोग जो कोई भी थे यहाँ तक पैदल पहुँचे होंगे, और इसके अंदाजे के मुताबिक खपलों से यहाँ तक का सफर कम से कम 50 घंटों पर मुहित था। इसलिए ये मुमकिन तो नहीं था कि दुश्मन को अपने सर पर बिठाकर आराम की नींद सो सके, और ये बात तय थी कि अब तक इन लोगों की कुमक भी नहीं पहुंची होगी। ये बेहतरीन मौका था कि वो अपनी बेहतरीन तरबियत याफ्ता और जदीद तरीन सामान हर्ब ज़र्ब से लैस फौज के साथ इंतहाई कलील वसाइल रखने वाले इस पाकिस्तानी दस्ते को, जिसके करीबन सभी जवान इनके अंदाजे के मुताबिक जिस्मानी तौर पर बहुत थक चुके होंगे और जो खुद को सिर्फ जिंदा रखने के लिए मौसमी शदाइद से निबर्द आसमां होंगे, खत्म कर दिया जाए। यही एक सूरत थी भारतीय जवानों का मोराल बुलंद करने की। इस तरह वो अपने हेलीकॉप्टर और बेहतरीन पायलट की मौत का बदला ले सकते थे। पाकिस्तानियों की इस पोस्ट का सफाया करके ही वो अपनी नजरों में सुरखरू हो सकते थे, और सबसे बढ़कर ये कि जग हंसाई से भी बच सकते थे। सामईन, यहाँ इख्तिताम होता है मिशन मारखोर के चौथे एपिसोड का। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर कीजिए, ताकि हमें अंदाजा हो कि हम अपना काम कैसे कर रहे हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।